क्योंकि औरत की लव लैंग्वेज है कि मुझे ऐसे ही इमोशनली अवेलेबल मर्द चाहिए, लेकिन वो जिस तरह से दे रहा है आपको वो पसंद नहीं आ रहा। हर वक्त हम क्वालिटी टाइम साथ नहीं गुजार सकते कि हम डिसाइड कर लें कि रोज इतना टाइम हमारा क्वालिटी टाइम है, नहीं हो सकता। हस्बैंड की ईगो पे बात आ रही है, उसको लग रहा है कि मेरा तो दर्जा कम हो गया, ये मुझे कव्वाम का दर्जा नहीं दे रही, मेरे आगे पीछे नहीं फिर रही। कि इमोशनली अनअवेलेबल होना कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, ठीक है, आप रिवर्ट बैक कर सकते हैं, चीजें बेहतर हो सकती हैं। आप एज अ वाइफ इमोशनली अवेलेबल रहने के लिए या एक इमोशनल जो इनपुट है अपने मैरिटल लाइफ में डालने के लिए क्या करती हैं, क्या एफर्ट्स होती हैं आपकी? हस्बैंड के आने का टाइम हो गया तो वो जो है जाके इस तरह से प्रिटेंड करेंगे जैसे हम वेट ही नहीं कर रहे थे आपका। इतनी अच्छी वाइफ भी नहीं हूँ मैं, ऐसी कहूँ लोगों को लगे साइकोलॉजिस्ट बड़ी अच्छी वाइफ होती है। आप भी एक एज पे है, वो एक एज पे, बीच के रास्ते में दोनों में से कोई समझ ही नहीं रहा। अच्छा अनीसा, ये जो इमोशनली अनअवेलेबल वाइफ्स हैं, क्या ये कॉन्शियस डिसीजन के बाद इमोशनली अनअवेलेबल होती हैं या फिर इमोशनली ड्रेन होके अनअवेलेबल होती हैं? क्योंकि वो खातून जिसका रिलेशनशिप ऑब्जर्व हो रहा है सोशल गैदरिंग्स में, ज्वाइंट फैमिली में, तो उसकी कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो पे बात आ जाती है कि देखो मेरा हस्बैंड मुझे अगर इमोशंस इतने ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहा मेरे पे, तो मेरी देवरानी क्या सोच रही है, मेरी दोस्त क्या सोच रही है। या फिर अगर वो कपल जो अलूफ और अलोन रह रहा है, वो वाइफ कहेगी यार कुछ नहीं होता, मैं एफर्ट्स डाली जाती हूँ। क्या इस चीज से इफेक्ट होते हैं औरत का इमोशनली अनअवेलेबल हो जाना ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम? अब ये देखिए, आपने इसके अंदर दो एक तरह से सवाल आ गए ना इसके अंदर। एक आपने कहा कि ये कॉन्शियस है या ये जो है कि इमोशनली ड्रेन्ड होने के बाद जो है एक कोई आप कह रहे हैं डिसीजन है। एग्जैक्टली ठीक है, एक आपका जो मैं एक सवाल जो मैंने गेट की है, ठीक है, एक तो कॉन्शियस भी हो सकता है, अनकॉन्शियस भी हो सकता है। पहले तो अगर अनकॉन्शियस होता है ना तो वो डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी कि अपने उस हर्ट वाले या एक्सट्रीम इमोशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें नहीं पता हम अगले दिन कब ऐसे एक्ट करने लग जाते हैं। वो अगला हमें रियलाइज करवाता है कि पहले आप ऐसे करते थे, अब आप ऐसे करते, फिर हमें रियलाइज होता है कि ये हम उस चीज से बचने के लिए ये करने लगे हैं। कॉन्शियस ही हो गया कि हस्बैंड का, लेट सपोज जैसे फीमेल है, हस्बैंड के आने का टाइम हो गया तो वो जो है जाके इस तरह से प्रिटेंड करेंगे जैसे हम वेट ही नहीं कर रहे थे आपका। ठीक है, अब जैसे खाना वाना खा लिया, साथ बैठे हैं, उस टाइम पे यूजुअली आप बातें करते होते थे, लेकिन अब आप भी उनकी तरह मोबाइल पकड़ के बैठ गई हैं। लाइक यू आर प्रिटेंडिंग कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ और मैं अपना कोई किसी से बात कर रही हूँ, या मैं बहुत ज्यादा स्क्रॉल कर रही हूँ, या मैं कोई मूवी देख रही हूँ, या कोई ऐसी चीजें कर रही हूँ। ऑल्दो आप उस टाइम पे बात कर सकती थी, ठीक है, ठीक है, यानी कि वो आपकी भी कुछ चीजें डिस्टर्ब हैं, आप उस पर काम नहीं कर रहे, आपने अपनी उस चीज को कॉन्शियसली प्रोटेक्ट करने के लिए एक अलग एटीट्यूड रख लिया। ठीक हो गया। दूसरा जो आपने पॉइंट का सोशल गैदरिंग्स वाला, हाँ, उसमें ये चीज ज्यादा हर्ट तो नहीं करती, लेकिन ये होता है कि आपको उस टाइम इंसल्टेड या एम्बैरेस्ड फील होता है। बिल्कुल। या आपको ऐसा लगता है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा दी। मेरी देवरानी देख रही थी कि मैंने तुम्हारी प्लेट में खाना डाला और तुमने मेरा हाथ पीछे कर दिया। हाँ। या तुम उस वक्त मुझे कह सकते थे यार अभी तो मैं खाना खा चुका हूँ, मीठा इकट्ठा खा लेंगे। हाँ, तुमने ऐसे क्यों नहीं किया, तुमने दूसरों को क्यों नहीं दिखाया कि तुम मुझसे प्यार करते हो। इस तरह से करके, या वो बात हो रही थी, सब मुझे पॉइंटेड कर रहे थे और तुमने उसके अंदर तुम बोल सकते थे, तुमने मेरे लिए साइड नहीं ली, या तुमने उनको शट अप कॉल नहीं दी। ठीक है, ये वाली चीजें कहीं ना कहीं हो जाती है। सब मजाक कर रहे थे, तुम भी शुरू हो गए उनके साथ, तुमने फलां फीमेल के साथ मजाक क्यों किया, मेरा लेवल नीचे आ गया था कि तुम मेरे होते हुए उससे बात कर रहे हो। तो ये है कि होते हुए बात, वही बात है कि आपकी अपनी इनसिक्योरिटीज भी कभी कभी इस पिक्चर को कंटेमिनेट कर जाती हैं। ठीक है, यूजुअली अक्सर ऐसा नहीं भी होता होगा, लेकिन सिंस कभी कभार आप अंदर से इतने इनसिक्योर होते हो कि आप वही बात अपनी इनसिक्योरिटी प्रोजेक्ट भी कर जाते हो। यहाँ पे मेज को ये समझना है कि चलो अगर ये तो वेरी फर्स्ट टाइम हुआ है आपकी वाइफ में, वेरी फर्स्ट टाइम इस चीज को इंसल्टेड फील किया, एम्बैरेस्ड फील किया है, देन यू हैव टू मेक श्योर कि नेक्स्ट चीजों में ऐसा नहीं हो रहा होगा कि उसको ये फील हो। अगर रिपीटेड जो है वो ये फील कर रही है, जैसे वो पिक्चर के लिए बुलाती, बड़ा कॉमन है। हाँ, पिक्चर के लिए बुलाती है, मैं नहीं लेता, वो सेल्फी लेने लगती है वाइफ, तो वो कहती है मेरे साथ मत लो, मुझे नहीं अच्छा यही काफी है। अगर हस्बैंड ने ले ली, हाँ बस ठीक है, एक आ गई, यही बहुत है। ठीक है, फिर एक वक्त आता है, अब यहाँ पे कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली डिसीजन क्या जा रहा है, अब वो कहना ही छोड़ देगी पिक्चर्स का। अब वो फ्रेंड्स के साथ जो वहां पे गैदरिंग है उनके साथ पिक्चर ले लेगी, अपनी अकेली की ले लेगी, लेकिन वहां पे हस्बैंड को मिट कर देगी। कहीं ना कहीं ये बात हस्बैंड को हिट भी करेगी, कहीं ना कहीं हो सकता है हस्बैंड खुश हो जाए कि ठीक है, नहीं तो ना सही, लेकिन इससे क्या हो रहा है, अगली डिस्टर्ब हो रही है। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखो, अगर कोई वाइफ कम्युनिकेट करती है तो वो कहती है मैं तो इसके तरले करी जाती हूँ, ये मेरे लिए अवेलेबल ही नहीं होता, मेरे से प्यार ही नहीं करता, मेरे साथ जो प्यार है इसको वो प्यार दिखाता नहीं है ताकि दूसरे लोग भी ऑब्जर्व करें। या फिर वो अगर इमोशनली अनअवेलेबल हो रही है तो ये ठीक है,
ऐसी सिचुएशन में डिसीजन होना क्या चाहिए? क्या वो एफर्ट करती जाए? आई नो कपल थेरेपी एंड रिलेशनशिप काउंसलिंग इज द रियल सजेशन एट दिस वेरी मोमेंट, लेकिन वो नहीं ले रहे ऑब्वियसली थेरेपी, तो वो क्या करें कि औरत इमोशनली अवेलेबल हो ही जाए, तरले करी जाए? देखिए ना, एक चीज ये होती है कि फिर औरत ने अपनी आइडेंटिटी को उस अपने पार्टनर के साथ फ्यूज कर दिया। मैं तभी खुश हूं जब ये मेरी इन चीजों को कर रहा होगा, मैं तभी एक मुकम्मल औरत हूं जब ये चीज ऐसे हो रही होगी, ठीक है, मैं तभी मुतमईन ज़हनी मुतमईन होंगी जब ये मेरा पार्टनर मेरी इन चीजों को अंडरस्टैंड कर रहा है और मेरे एक दफा कहने पे पूरा कर रहा है। अदरवाइज मैं एक मायूस, एक बेबस, एक लाचार, इस तरह की खातून हो। तो आप एक शादी से पहले भी आपकी अपनी कोई पर्सनल आइडेंटिटी थी, आप कोई हॉबीज एंजॉय करती थी, आपका अपना कोई मी टाइम था, आपका अपना कोई फ्रेंड सर्कल था, आप कोई रिसाले अखबार कुछ भी चीजें पढ़ती थी, ठीक है। तो अब वो चीजें कहाँ चली गई एकदम से? तो आपने अपनी आइडेंटिटी को हद से ज्यादा फ्यूज कर दिया है। तो पहले ये कि अगर आपके अपने कोई गोल्स होते हैं ना, आप जब अपने गोल्स पे काम करना शुरू कर देते हैं, फिर अगला रियलाइज करता है आपकी उन जगह की एब्सेंस को। ठीक है, कि आप प्रोडक्टिवली उसको एब्सेंस फील करा रहे हैं, ना कि आप कोई जानबूझ के एटीट्यूड या ईगो दिखा के करवा रहे हैं। ठीक है, कि अब वो देख रहे हैं कि हाँ पहले यही चीजें जो मेरे साथ एंजॉय करना पसंद करती थी, अब मैंने देखा थोड़ी सी इस खामोश हो गई है और थोड़ी सी इसने अब एनर्जीज किचन और मुझे खुश करने और मुझे प्रेज करने और मुझे हासिल करने से ज्यादा अपनी चीजों में इन्वेस्ट करनी शुरू कर दी है। ठीक है, फिर अब वहां से कोशिश आने की वेट करना आपने। तो कोशिश नहीं आ रही हो, खातून इतने सालों से ट्राई करिए, फिर क्या करें? फिर इसका मतलब ये कि आपने एक्सेप्ट करना है कि इतनी इमोशनल इंटेलिजेंस उधर बिल्ड ही नहीं हुई है, इसमें आपकी गलती नहीं है, गलती उधर है। वहां पे इमोशनली इंटेलिजेंट या मर्द इतना मैच्योर माइंड नहीं है कि आपकी इस चीज को नहीं समझ पा रहा। आपने कहा, आपने 12 कहा, अब आप बाउंड्रीज रख लें। यानी अगर आप भी कुछ भी आप कर रही है ना, लेकिन आप इस सेंस में कर रही कि वो कभी तो समझेगा, थोड़ा भी रिजल्ट है तो मुझे चाहिए, यहाँ पे उम्मीद वाला एक्सपेक्टेशन वाला पॉइंट ही निकाल। ठीक है, चले मैं समझे मैं वही पेशेंट बन गई ना, लेकिन नहीं जी, वो इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, उनको पता है कि उन्होंने अपने दोस्तों पे टाइम स्पेंड करना है, उन्होंने अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखना है, घर आके सबसे पहले मदर के पास बैठना है, इस लिहाज से वो बहुत इमोशनली इंटेलिजेंट है। लेकिन मैं प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं हूँ, तो वो क्या करे? अब आप बताएं। वैल्यूज का फर्क है, वैल्यूज का फर्क क्या फर्क है? वैल्यूज का फर्क ये है कि उसके लिए वो चीज इसलिए वैल्यू है क्योंकि वहां से अच्छा जो है वो डोपामीन मिल रहा है, या वहां पे जो है बड़ी चीजें अच्छी चल रही है, वहां पे उसको बड़ा सराहा जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है। यहाँ पे अगर कोई रिक्वेस्ट की जा रही है तो वो बहुत ज्यादा इम्पोज की जा रही है। जब आप किसी के ऊपर प्रेशर डाल के काम कराते हो, वहां पे आप मिठास निकल जाती है उस चीज से। वो फिर खुशदिली से नहीं कर रहा, वो फिर प्रेशर एक ड्यूटी समझ के कर रहा है इसको। अब ठीक है, अब ऐसा क्या किया जाए कि हस्बैंड, वही बात है, फीमेल जाके कहती है मेरे हस्बैंड इमोशनली अवेलेबल नहीं है, मैं उन्हें अपने लिए इमोशनली अवेलेबल कैसे करूं? यहाँ पे दो सिचुएशन होती है कि वो टोटली इमोशनली अवेलेबल है ही नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस है ही नहीं। दूसरा, उनकी ये कोशिश वो ये है कि वो सिर्फ उनके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में बताएं आप कि वही जो आप कह रही हैं कि ख़वातीन इम्पोज करती हैं हस्बैंड्स पे ये ड्यूटी कि उन्होंने इमोशनली अवेलेबल होना है, जबकि वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा फोर्सफुल है। तो ऐसे किस तरह से क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई जाए कि वो इम्पोज करके इमोशनल अवेलेबिलिटी ना मांगे या ना एक्सपेक्ट करें, बल्कि एक फ्री फ्लोटिंग प्रोसेस में ही इसको लेकर चलें? मैं आपको कहता हूँ जो स्ट्रैटेजीज है वो डिपेंड करती है कपल टू कपल, कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट और चीजों की बेसिस पे। ठीक है, मतलब आपने देखा हम थेरेपी भी कर रहे होते तो वो टेलर मेड होती है, बिल्कुल ये नहीं होता जो किताब में बातें लिखी हैं तो वो जी एज इट इज उसमें जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप इस चीज को फील कर रहे हैं ना कि इस तरह से है और ये चीज नहीं है, तो इट ऑल डिपेंड्स के हो सकता है उसका इमोशनल, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है लव लैंग्वेज का? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब लव लैंग्वेज क्या, क्योंकि औरत की लव लैंग्वेज है कि मुझे ऐसे ही इमोशनली अवेलेबल मर्द चाहिए, लेकिन वो जिस तरह से दे रहा है आपको वो पसंद नहीं आ रहा। उसका भी रिसेप्टिविटी देखो ना, वो किस तरह से प्रोवाइड कर रहा है। यानी आप भी एक एज पे है, वो एक एज पे, बीच के रास्ते में दोनों में से कोई समझ ही नहीं रहा। वो कह रहा है मैं तुम्हें प्रोवाइड कर तो रहा हूँ इमोशनल अवेलेबल, नहीं तुम ये क्यों नहीं करते जो मैं कहती हूँ, मैं तुम्हें कब से इस तरह कह रही हूँ करने के लिए, तुम यूं करोगे तो मुझे समझ आएगी ना। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने जिद लगा ली कि मैं तभी मानूंगी, मैं तभी मुझसे सिक्योर फील करूंगी जब तुम मेरे तरीके से करोगे, जो तुम्हारा तरीका मुझे पसंद नहीं आ रहा। ठीक है, तो वहां से थोड़ा सा उसने भी बीच में आना है, इधर से उसने बीच में आना है, तो कोई रास्ता निकल आता है। लेकिन अगर हर वक्त की नैगिंग खवातीन कर रही होती है ना, आप देखें हमारी खवातीन में नैगिंग वाला पॉइंट है, एक बात के पीछे ही पड़ जाना।
या पीछे नहीं पड़ जाना, या अगर कोई गुफ्तगू न्यूट्रल टाइम हो रही तब भी पिछली बातें बीच में आएंगी, गिविंग रेफरेंसेस ऑफ ओल्ड हर कॉन्फ्लिक्ट्स। चीज। तो वो जो उस वक्त की बात होती है वो पीछे रह जाती है, हाँ। सारी चीजें आ जाती हैं, और वो मर्द भी इतना पक जाता है वही बात, और औरत भी एग्जॉस्ट हो जाती है पिछली बातें डिस्कस करके। तो वो कोई भी आप देखिए कंक्लूजन निकलता ही नहीं उस जुमले का, वो अगेन एक डिस्टेंस आ जाता है कि आज हम बैठे ही थे बात करने, फिर लड़ाई हो गई, फिर हम पीछे और चले गए। हमने बात करना, कम्युनिकेट करना, इसको भी बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया है कि हम बैठ के इतनी ज्यादा बात करते हैं, इतनी डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन का हमें शौक पड़ गया है कि वो चीजों को और कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। हम चीजों को ओवर इवेल्युएट करना चाहते हैं। वी ट्राई कि अदर पर्सन और अदर पार्टनर शुड बी अकाउंटेबल ऑफ व्हाट ही हैज डन इन द पास्ट। तो इस चीज को, ये चीज जो है वो इमोशनली अनअवेलेबल हो जाने को की तरफ लेके जाती है या नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली वो इंसान भी थक हार जाता है वो कन्वर्सेशंस कर करके बिकॉज हमारे पास हस्बैंड्स आते हैं, वो कहते हैं हमारी बीवियां डेली वही बात लेके बैठ जाती हैं, डेली कहती हैं हमारे साथ कन्वर्सेशन करो, कम्युनिकेशन करो, नीड्स एंड वांट्स को डिस्कस करो। तो यहाँ पे वही बात है, डेली हो भी नहीं सकता सारा, Daily ये नहीं हो बात की सही वाली सकता, बात है, daily नहीं हो सकता। जैसी एक हार्ड एंड फास्ट रूटीन है आजकल, तकरीबन दोनों मियाँ बीवी कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड है, वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, जो भी है, हर बंदे की अपनी रूटीन या कोई चीजें तो होती है ना। हर वक्त हम क्वालिटी टाइम साथ नहीं गुजार सकते कि हम डिसाइड कर लें कि रोज इतना टाइम हमारा क्वालिटी टाइम है, नहीं हो सकता। लेकिन ये कि हाँ, अगर कोई 3 दिन बाद 4 दिन बाद भी हो जाता है तो भी वो क्वालिटी टाइम ऐसा है कि वो आपके पूरे हफ्ते को इक्वेट कर देता है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो रोज इतनी बातें होती भी नहीं है एट टाइम्स, रोज इतनी कोई यूनिक चीज जिंदगी में हो भी नहीं रही होती है। और मैरिज के बाद सिर्फ मैरिटल लाइफ नहीं रह जाती, आपकी इंडिविजुअल लाइफ भी है। ये कॉन्सेप्ट लोगों को आई थिंक समझ आ ही नहीं सका। कोई तो कह रही है पार्टनर फ्यूज कर देते हैं अपनी आइडेंटिटीज को, ये क्या कह रही हूँ कि भूल जाते हैं कि इससे पहले भी हमारी आइडेंटिटी, कुछ रूटीन, कुछ स्केड्यूल, कोई लोग और भी तो सर्कल था ना, अब कुल कायनात ये बंदा ही बना ली है। तो यहाँ पे फिर वही बात है कि आपने उस चीज को इतना प्रोटोकॉल दिया, वही हम कहते हैं कि हमने एक ताज पे बिठा दिया है, वो मैं लोगों के सर पे जो चढ़ाया होता है उसको उठा दें, डिसअपॉइंटमेंट लेने के लिए तैयार भी हो जाए। हाँ, हम कहते हैं पूरी जिंदगी उस पार्टनर के साथ गुजारनी है, और अभी शुरू के कुछ साल हुए थे, उस इंसान ने हमारी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। भाई हम अपने ओल्ड बैगेजेस के साथ आ रहे हैं, हमारी अपनी भी आदतें, हसरतें, अटैचमेंट स्टाइल, कोपिंग स्टाइल हैं, तो हम इसको लेके चलेंगे। आज क्योंकि हम थोड़ा सा मर्द हजरात को खुश करने की कोशिश करें, लेकिन बीच में सारी बातें, उनके रीजंस भी आ रहे हैं, ऐसे ही है। वाइफ अब इमोशनली अनअवेलेबल हो गई है, अब हस्बैंड की ईगो पे बात आ रही है, उसको लग रहा है कि मेरा तो दर्जा कम हो गया, ये मुझे कव्वाम का दर्जा नहीं दे रही, मेरे आगे पीछे नहीं फिर रही। ऐसे पॉइंट पे हस्बैंड को क्या करना है? वही वाली बात है कि हम बातें वो कर रहे हैं जो उस तरह से साइकोलॉजी में नहीं है, बट लोगों का मसला है और लोग यही चीजें ऑब्जर्व करते हैं। किस तरह से वाइफ को वापस इमोशनली अवेलेबल किया जाए? अच्छा, इसके अंदर देखें ना, इमोशनली अनअवेलेबल होना कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, ठीक है, आप रिवर्ट बैक कर सकते हैं, चीजें बेहतर हो सकती हैं। अगर हस्बैंड को लग रहा है कि जब भी बात होती है पिछली टॉपिक्स डिस्कस करती है, या ये हद से ज्यादा ड्रैग करती है गुफ्तगू को, या जो है मुझे वाकई ही जो है एक रिस्पेक्ट का जो रिश्ता है या कोई अल्फाज है या चीजें हैं वो जो है खराब हो जाती हैं, तो इट्स बेटर कि हस्बैंड जो है वहाँ पे अनाउंस कर दे कि अगर आप इस तरह बात करेंगी तो ये गुफ्तगू आज नहीं होगी। ओए ठीक है, यानी कि बजाय करने का कि मैंने ये बात करनी ही नहीं है और दरवाजा या मोबाइल फोन पीट के बाहर चला जाए, उससे बहुत बेहतर है हम इसको कहते हैं कि पॉजिटिवली कॉन्सिक्वेंसेस देना। आज बात नहीं होगी, कल परसों तरसों हो सकती है, ठीक है, लेकिन यू नीड टू री इवेल्युएट या री एनालिसिस करो अपने वर्ड्स और चीजों को, अपनी स्क्रिप्ट को दोबारा करके आओ। अगर तुम चाहती हो मैं बात सुनो और इस पे हम बात करें, तो थोड़ा सा अपनी इन चीजों को देखो, अपने इमोशंस को मैनेज करके आओ, वर्ड्स अच्छे लेके आओ, फिर बात करते हैं। और फिर बात करनी है, कमिटमेंट रखनी है ना, मतलब जाहिर बात है कमिटमेंट आप रखेंगे तो अगले को पता चलेगा। जैसे अब वही बात आ जाती है, वरी टाइम जो हम लोग पेशेंट को देते हैं उसमें क्या है कि सीरियसनेस अगर प्रॉब्लम की होगी तो प्रॉब्लम वापस डिस्कशन के अंदर आएगी, बिल्कुल ऐसा ही, आप उसको एक टाइम देंगे। अच्छा नीजा, जो भी डिस्कशंस की हुए फौरन बच्ची बन के पूछती है, नीजा ऐसे हो तो क्या किया जाए और क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता ही एक्चुअली में मसले हैं और मेरे पास भी आते हैं, आपके पास भी आते हैं और हम उनको एड्रेस करने की कोशिश भी करते हैं। अभी तक हमने जो डिस्कशन की वो कहीं ना कहीं वो डिस्कशंस की हैं जो सोशल मीडिया की मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से लोगों के पास आ गई हैं और हमारे सवालात भी कुछ इस तरह से थे। बट आई वुड रियली वांट यू टू एड अप दिस इन्फॉर्मेशन कि एक्चुअली में इमोशनली अवेलेबल इंसान जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या, एक प्योर साइकोलॉजी की टर्म में, क्योंकि वो हमारी जो भी रैंडम डिस्कशन थी या कुछ भी थी वो हम अपने लोगों के इमोशनल मसाइल हल करने के लिए कर रहे थे। तो मुझे प्लीज बताएं, इमोशनली अवेलेबल इंसान कैसा होता है? इमोशनली अवेलेबल इंसान के लिए पहले आपने देखना है कि आप अपने आप से कितना कनेक्टेड हैं।
ठीक है, आप अपनी चीज़ों को समझते हैं कि आपको पता चल रहा है कि जब भी ऐसी कोई चीज़ें होती हैं या कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है तो मेरी बॉडी थोड़ी सी रिएक्टिव हो जाती है, यानी एट टाइम सिचुएशन शायद इतनी एग्जैजरेटेड नहीं होती, हमारे रिस्पॉन्सेज जो हैं उसको कंटेमिनेट कर जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने इमोशंस को समझना है कि अगर मैं इस बात पे अभी रिएक्ट नहीं करती, ठीक है, और एक फेवरेबल टाइम या कोई रिसेप्टिव टाइम जो कि अगले के लिए भी कन्वीनियंट है तब करती हूँ, तो क्या ये बात तब भी इतनी इंपॉर्टेंट या सीरियस रहती है? यानी पोस्टपोन और थोड़ा सा डिले करके देखना है। ठीक है, यानी अगर कोई हर्टफुल इमोशन है तो उसको प्रोसेस करना भी तो जरूरी है। सारे इमोशन जरूरी होते हैं, सारे इमोशन हेल्दी नहीं हो सकते। अनहेल्दी इमोशंस को भी हमने केटर करना होता है, तभी तो हम इमोशनल मैच्योरिटी के साथ बाहर आते हैं। इमोशनल मैच्योरिटी ये तो नहीं होती कि आप सिर्फ हेल्दी इमोशंस ही देख रहे हो, अनहेल्दी इमोशंस को भी केटर करना, ये भी एक पॉइंट है। तो एक इस चीज को समझना, अपनी जात से कनेक्ट करना। दूसरा, फिर आपने ये देखना है अगले की रिसेप्टिविटी मैटर करती है। बॉडी लैंग्वेज उसकी पढ़ें, टाइम देखें, चीजें देखें, रूटीन चेक करें, क्या चीजें तब चेक इन करें। ठीक है, या आप मैसेज कर सकती हैं बिफोर हैंड कि आज अगर आपके पास, आप जब घर आएंगे थोड़ा सा फ्री हो जाए, मुझे ना आपसे इस टॉपिक पे जरूरी बात करनी है। बेचारा पहले ही डर जाए, लो जी आज हमारी क्लास होने वाली है। डर ना जाए, मतलब जब आप बात ही नॉन थ्रेटनिंग अंदाज में करेंगे तो फिर क्या करें? अगर आप ये कहेंगे तुम आज घर तो आओ ना, जरा तुमसे एक बात करनी, ये है थ्रेटनिंग टोन। वो वॉइस नोट सुन के वहीं पे काम जाए बेचारा। टोन है ये, थ्रेटनिंग टोन नहीं कि आप घर आए तो मुझे आपसे इस टॉपिक में बात करनी। दिस इज वेरी असर्टिव एंड फर्म टोन। ठीक है, इसमें कोई आई स्टेटमेंट है, इसके अंदर आप देखें कोई वो तू मैं इंसल्टेड नहीं है। ठीक है, फिर जब मोबाइल चला लिया है, खाना खा लिया, जो भी है, या रूटीन है, 3-4 दिन हो गए, तो आप कह सकते हैं मैं काफी दिनों से आपसे बात करना चाह रही थी, तो अगर हम इस बारे में अभी बात कर लें। या आप उसको देख लें कि अगर कोई नहीं ज्यादा स्क्रॉल कर रहे हैं, वो मैं एक टॉपिक पे आपसे बात करना चाह रही थी, ठीक है, तो थोड़ी सी हम बात करें इस बारे में। ये देखें ना, इस तरह से ऐसे हो रहा है। ठीक है, इसमें भी क्या चीज है, थ्रेटन्ड नहीं है। वर्ड्स का चुनाव मैटर कर, आप बात कर सकते हैं, वही बात है, बात करने के भी तरीके होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन बहुत मैटर करती है। हाँ, और मैं हमेशा लोगों को ये बताती हूँ, कभी कभी खामोशी भी ठीक है। कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, अगर खामोश हो, अगले दिन आपकी रूटीन चल रही है, ब्रेकफास्ट किया, आप लोग अपने काम पे चले गए, वापस आ गए हो, हर चीज को डिस्कस करना, हर चीज को इस तरह से देखना कि हमने उस इंसान को अब उसके उस एक्ट पे रिस्पॉन्सिबल ठहराना ही ठहराना। एक बच्चा है, लेट्स सपोज हमारा कोई दोस्त है, वो उस तरह से हमारे साथ अच्छा नहीं है, हमें एक बात बुरी लग रही है, जरूरी तो नहीं कि हमने उसको इवैल्यूएट करना ही करना है। अच्छा, अब अनीसा, क्योंकि माशाल्लाह यू आर मैरिड, यू आर वेरी सक्सेसफुल वाइफ, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। हमेशा जब भी आपको कॉल की है, आपकी टाइम होता है कि अच्छा हस्बैंड आने वाले हैं, अभी भी आप आई तो आप कह रही थी फ्रिज में ये कबाब रखे हैं, ये कबाब मसाला रखा हुआ है और सारी चीजें, तो आप हमारे पास आती भी रहेंगी सीरीज के लिए, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। मुझे बताए, आप एज अ वाइफ इमोशनली अवेलेबल रहने के लिए, या एक इमोशनल जो इनपुट है अपने मैरिटल लाइफ में डालने के लिए क्या करती हैं, क्या एफर्ट्स होती हैं आपकी? मैं इतनी अच्छी वाइफ भी नहीं हूँ, मैं ऐसी कहूँ, लोगों को लगे साइकोलॉजिस्ट बड़ी अच्छी वाइफ होती है। नहीं बड़ी अच्छी होती नहीं है, इंसान होती है, कभी-कभार हमारे हम लोग बड़ी अच्छी बीवियां होते हैं, पैटर्न्स होते हैं। मेरा ये तरीका है, जैसे अभी कल परसों मेरे हस्बैंड किसी चीज को लेकर डिस्टर्ब थे, कोई ऐसी चीज होती है, तो अगर वो कोई बात शुरू करते तो एक शायद बड़ी बनाइन चीज है, मैं अपना फोन ऐसे करके साइड पे रख देती हूँ। यानी कि आपकी बात इंपॉर्टेंट है, फोन बाद में भी यूज हो सकता है। ये एक रिस्पेक्ट है अगले की, ये आप ऑल ईयर्स और आप इमोशनल अवेलेबल होने का इजहार दे रहे हैं उसको। अच्छा अनीसा, ये भी तो है कि हमें हर बार हर चीज डिस्कस करना भी जरूरी नहीं है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई अनकंफर्टेबल मोमेंट हो गया है, आपको कोई बात पसंद नहीं है, या आपको लगा है हस्बैंड ने कोई बात कर दी, किसी दूसरे ने देख लिया कि आपको अहमियत नहीं मिल रही, खामोश भी तो रहा जा सकता है। जरूरी नहीं कि हर कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस किया जाए। इस चीज को आप कैसे लोगे, और क्या आप इस चीज को अपने रिलेशनशिप में एडप्ट करते हो? अब इसके अंदर ये मैंने आपको, जैसे अभी जब पीछे हमारी कन्वर्सेशन हुई ना, उसमें यही चीज थी कि हर चीज के लिए डिले, पोस्टपोन करना चीजों को जरूरी है। एट टाइम्स आपके इमोशंस आपको उकसा रहे होते हैं, ठीक है, तो इमोशनल के उकसाने में आके आप अपना खिलवाड़ ना कर बैठे रिश्ते का, तो उससे बहुत बेहतर है एक थोड़ी सी स्पेस लें, उस बात को री एनालाइज करें, अपने पर्सपेक्टिव से भी, अगले के पर्सपेक्टिव से भी, और फिर देखें कि अगर स्टिल आपकी नहीं तसल्ली होती है जब आप उस चीज को एनालाइज करती हैं, देन आप सूटेबल टाइम के साथ जो है बात करें, अगर जरूरी है। अगर तो आपको लगता है कि नहीं ये वेरी फर्स्ट टाइम था और नहीं मैं ही ज्यादा जो है इस चीज को कर रही हूँ, शायद मेरी अपनी कोई पास्ट की चीजें हैं या मैं ट्रिगर ज्यादा हो गई थी, तो इसको मैं देखूंगी। अगर 1 से 2 या 3 दफा दोबारा ये चीज होगी, देन आई डिस्कस। ठीक है, कभी कभार स्पेस देने से भी मामला ठीक हो जाते हैं। हो सकता है कि आपको कहना भी ना पड़े और अगला खुद उस चीज को जो अंडर डिस्कशन ले और अकाउंटेबल अपने आप को समझ के चीजों को बेहतर कर दे।
आपकी बात का रही है मान वहीं पे। अच्छा, एक और चीज़ मैं अब दोबारा मेरे माइंड में आ रही है, इमोशनली अनअवेलेबल है एक पार्टनर, क्योंकि हर मैरिटल इशू जो हमारे पास आ रहा है वो यही रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है। जो जिसका पार्टनर इमोशनली अनअवेलेबल है वो इंसान इमोशनली ड्रेन हो रहा है। मेरे पास खवातीन आती हैं, उनका एक है कि वो सारी सारी रात रोती रहती हैं, आंसुओं के साथ रो रही हैं, उनको उनके हस्बैंड्स को पता भी है कि अभी कोई लड़ाई हुई है, गालम गलोच हुई है, हाथ थाप आई हुई है, लेकिन हस्बैंड मुंह भी नहीं लगा रहे हैं, करवट बदल के पूछ भी नहीं रहे हैं। ये चीज़ उनको इमोशनली ड्रेन कर रही है और ये कॉन्टिन्यूसली चलती आ रही है और शादियां खत्म हो रही हैं इस चीज़ पे। ऐसे पॉइंट पे क्या करना चाहिए बीवी को? पीछे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, शादी को 2-3 साल भी हो गए हैं, एक बच्चा भी है, इस पॉइंट पे क्या कपल थेरेपी वर्क करेगी, या अगर नहीं वर्क करी तो क्या? ऑब्वियसली वी डू नॉट, एज अ साइकोलॉजिस्ट वी डू नॉट सजेस्ट, या हम कभी इस चीज़ के ऊपर बात भी नहीं करते कि भाई डिवोर्स ले लो, क्योंकि ये लोगों का अपना डिसीजन होता है। लेकिन ऐसे पॉइंट पे क्या करना चाहिए खातून को? मैं अगर आपको एक चीज बताऊं ना कि जब आपका पार्टनर रात को रो रहा है, ठीक है, करवट बदल के रो रहा है और आपको उसकी समझ आ रही बीवी रो रही है या कुछ भी है, या आपने कोई ऐसी बात की है कि आप हस्बैंड बात करते करते एकदम करवट लेके कर ली है, ठीक है, आपने रोने में इजहार किया और उसने आपकी बात को इंटरप्ट करके करवट बदल ली। ठीक है, इसमें क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि ये चीज ना प्रोलॉन्ग हो और ये चीज जैसे कहते हैं ना रात को हमेशा सुलह करके सोए, थोड़ा सा जो है कोई नरम रवैया इख्तियार करके सोए, तो बेहतरीन तरीका ये है कि कोई किसी भी तरीके से इंटीमेसी या टच जो है वो बीच में कायम होना चाहिए। आप अगले का बेशक सोते हुए बाजू पकड़ लें या बाजू पे एक हल्का सा मसाज दे दें या हाथ पकड़ लें, बेशक बात डिस्कस ना करें। इससे क्या होता है, आप लोगों दोनों को जो इनसिक्योरिटी हो रही थी, आप दोनों सिक्योर फील करते हैं कि उस वक्त जो है एक सिक्योर कनेक्शन बिल्ड हो गया। ये बात इसके बाद भी डिस्कस हो सकती है। अभी हम आपसी ताल्लुकात इस चीज पे खराब करके सारी रात अपनी खराब नहीं कर सकते, क्योंकि रात को अगर आप डिस्टर्ब सोएंगे तो अगले दिन भी सारा दिन आप डिस्टर्ब रहेंगे। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे एक चीज ये ऐड जरूर करते हैं कि कोई ना कोई इस तरह की बात या टच या कोई ऐसी बात आप करके जरूर सो जाए कि रात को आप भी साइड रोती ना रहे और अगला बंदा भी जो है ना वो गुस्से में सोता ना रहे। तो ये एक चीज हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी फ्लेक्सिबिलिटी। सो सिक्योरिटी वेरी इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप में। सिक्योरिटी दोनों पार्टनर से एक दफा को देने की, ये ना कि वो सारा दिन इनसिक्योर ऑफिस में बैठ के होता रहे, घर जाऊंगा फिर मुझे उसके मूड मिजाज देखने पड़ेंगे और फीमेल सारा दिन कुर्ती हुए काम ना करती रहे। सिक्योरिटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमें भी पता है, लेकिन जो एक इंसान बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव है, पोसेसिव है, बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है या बहुत ज्यादा अपने पार्टनर पे नजर रख रहा है, वो इनसे इंसान सिक्योर होने के लिए तो बहुत ज्यादा एफर्ट बेचारा डालेगा। लेकिन एक नॉर्मल सतह पे देखा जाए, एक मैरिटल रिलेशनशिप चल रहा है, बिकॉज इमोशनली अवेलेबल अनअवेलेबिलिटी ये भी चले सिर्फ एक एस्पेक्ट है। बहुत लोग अटैचमेंट स्टाइल की तरह इसको भी बहुत ज्यादा हवा बना लेते हैं कि यही सब कुछ है, लेकिन सिक्योरिटी एक एक मान होना रिलेशनशिप पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वो सिक्योरिटी डेवलप करने के लिए छोटी छोटी क्या चीजें हैं जो दोनों पार्टनर्स की तरफ से हों, साइकोलॉजिकल, इमोशनल और एक ग्रोथ के लिए क्या है वो पॉइंट्स जो जरूरी है? एक चीज जो जरूरी है ना वो ये कि आपने अपने पार्टनर के साथ ना कंपेनियनशिप बिल्ड करनी है। हम साथ जरूर रहते हो लेकिन हमारे अंदर वो दोस्ताना वो उस तरह से रिलेशनशिप नहीं होता, ठीक है। आपने अगले को भी अगर बताना है कि आपका पार्टनर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो एट टाइम्स आपको अपनी फैमिली के आगे कहना पड़ता है, अच्छा आप लोग ये प्लान करें, मैं अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड से इस बारे में डिस्कस करके फिर बताती हूँ। हाँ, मुझे याद है उसकी कोई कमिटमेंट थी तो पहले एक दफा उससे पूछ लेता हूँ, फिर मैं कंफर्म करूंगा। इससे आप क्या करें, उसको बता रहे हैं कि मेरी पार्टनरशिप है। ये नहीं कह रहे टीम वर्क, आप उसे बता रहे हैं नहीं कि आप डिसीजन खुद लेके आ रहे हो, घर आके सिर्फ उसको इन्फॉर्म कर रहे हैं। अगर आप वाकई मैरिज को एक टीम वर्क, एक पार्टनरशिप कहते हैं तो फिर आपको एक्शंस में रिपीटेड जगह पे उसको मान देना पड़ता है, ठीक है। अगर आप लोग कहीं जा रहे हैं, कोई प्लान कर रहे हैं और उसकी कोई कमिटमेंट है, तो आप निगोशिएट कर सकते हैं कि क्या ये कमिटमेंट आगे पीछे हो सकती है। जैसे अगर मेरा कोई सेशन है और कोई फैमिली गैदरिंग आ जाती है सेम डे पे, तो फिर वो मुझे कहते हैं कि निगोशिएट हो सकता है, या पेशेंट से डिस्कस करके देख लो कि टाइम स्लॉट आगे पीछे मूव हो सकता है। नहीं, ये तो मैं खुद भी बात है, तो, जैसे मैं अपनी पॉडकास्ट को इतना ज्यादा कोई फॉर्मल और वो नहीं रखती, और आपके साथ ये मैंने बारहा ये चीज देखी है, कोई इवेंट हो कुछ हो, मैं कभी पूछूं नीता जाना है नहीं, एंड यू आर वेरी वोकल अबाउट इट। सारा ट्यूसडे और फ्राइडे को मेरे क्लिनिकल सेशंस हैं और इस वीकेंड पे तो मैं फैमिली के साथ बिजी हूँ। ये मेरे इन-लॉज का टाइम है, ये मेरी मदर का टाइम है। अब देखिए शुरू से मैंने एक स्टैंडर्ड भी मेरे जहन में है ना चीज कि मैंने वीकेंड्स फ्री ही रखने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। उसमें शायद अपने भी पेंडिंग काम हो सकते हैं, अपनी एनर्जी भी रिचार्ज करना होता है, क्योंकि बहुत जरूरी है। और आप देखो इतने एक्सट्रीम इमोशनल केसेस सुन रहे होते हैं, वो हमारे अंदर बिल्ड इन हो रही होते हैं वो इमोशंस, ठीक है। तो उसलिए हमें भी गैप चाहिए। और तीसरा ये है कि अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट होना भी पड़ता है, रिकनेक्ट हो। अच्छा, जब हम अपनी फैमिली के साथ रिकनेक्ट होते हैं तो बेचारे हैरान हो जाते हैं, आज के होता ही था, तुमने कहा जाना था गई नहीं, और एट टाइम मैं उनको कहती कि भाई मेरा दिल नहीं कर, कोई प्लान कैंसिल हो जाए ना तो या कुछ हो तो मैं कहती हूँ, मतलब फिर मैं इतना ज्यादा शो नहीं करती कि कैंसिल हो गया, फिर कहते हैं अच्छा वाओ आज तो ये चीज हो गई है। तो वो चीज हम लोगों ने रखनी पड़ती है बीच में, ताकि हमें वो सरप्राइजिंग रिस्पॉन्स जो है वो इंसल्ट ना फील हो। वो सरप्राइजिंग रिस्पॉन्स इंसल्ट और गिल्ट ट्रिप हम लोगों को दे रहा होता है कि वैसे तो तुम हमें किसी उसमें लिखती नहीं हो किताब में, आज तुम्हें कहाँ से याद आ गया, देख रहे हैं हम आप लोगों को, हम रिलेशंस को कितनी अहमियत देते हैं। और एक चीज, कुछ बाउंड्रीज आपकी अपने साथ भी हुआ करती हैं, और बाउंड्रीज आपके अपनी टाइम जोन अपनी चीजों के साथ भी होती हैं, और लेकिन बाउंड्रीज का हरगिज मतलब ये नहीं होता कि आप रिजिड हो जाए। और
हमेशा एक फ्लेक्सिबिलिटी रखनी मैं चाहिए। आपको एक बात बताऊं, आपसे बात करने के बाद मैंने अपने वीकेंड्स ऑफ रखे। एक लंबा सा मैसेज मैंने अपने असिस्टेंट को लिख के अच्छा। भेजा है, मतलब कि मंडे से फ्राइडे की अपॉइंटमेंट्स होंगी, वीकेंड्स आर ऑफ, एंड देयर वर टाइम्स में संडेज को भी सेशंस ले रही थी। अब हाँ, चाहे मुझे देखा? सैटरडेज और संडेज के एक्स्ट्रा सेशंस पहले लेने पड़ रहे हो, मैं फिजिकली टायर्ड हो रही हूँ, बट आई कीप माय सैटरडेज एंड संडेज फ्री टू बिल्कुल। बी इमोशनली अवेलेबल फॉर एवरीवन, और अपने ऑब्वियसली लिए भी। रिचार्ज होने के लिए और बाकी सब बिल्कुल, कुछ। बिल्कुल, थैंक ये यू चीज़- सो मच अनीता You are फॉर welcome. बीइंग हियर। ये You वो are टॉपिक था जो बहुत ज्यादा डिस्कस होता है, और मैं जब बीच में मेरा होस्ट भी आता है, साइकोलॉजिस्ट भी आता है, और फिर वो सारी चीजें, अच्छी बात है ना, you have multi-talented approach। हमें हर तरह का व्यू सुनने को मिल रहा है ना। हाँ, कि बिल्कुल। अगर आप एक लेमैन की तरफ से बात करें तो वो क्या चीजें कह रहा है, एक साइकोलॉजिस्ट है तो वो क्या चीजें फील कर रहा है, सुनता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलें, आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, हमारे लिए भी इसी तरह इमोशनली अवेलेबल बिल्कुल, रहिएगा, बिल्कुल, इंशाल्लाह अपने जी। हस्बैंड के लिए भी ऐसे रहिएगा, ऑडियंस के लिए भी और अपने पेशेंट्स के लिए भी। आई होप सो आप लोगों ने आज की ये पॉडकास्ट एंजॉय की होगी। फॉर मोर सच टॉपिक्स ऑफ हस्बैंड्स एंड वाइफ्स हमारे साथ ट्यून रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा वो ऐसी प्रॉब्लम जो आप अपने मैरिटल लाइफ में फेस कर रहे हैं और आप उसका सोल्यूशन चाहते हैं, जिसके लिए आप मुझसे और अनीता से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। वी आर हियर फॉर यू। और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।